तो दोस्तों हीमोफीलिया के बारे में जो मैंने पीपीटी बनाई है वो थोड़ा पेपर पे बनाया है। हैंड राइटिंग थोड़ा ख़राब है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें एक खून जमने के जो कुछ फैक्टर्स रहते हैं, जो प्रथिन रहते हैं, प्रोटीन रहते हैं, उनकी कमी की वजह से खून का बहाव जल्दी रुकता नहीं है। तो उस वजह से जो अपना लिक्विड ब्लड होता है, यानी पतला ब्लड होता है, वो गाढ़ा बन जाता है, उसकी गुठली बन जाती है, गांठ बन जाती है, जो खून रुकने के लिए मदद करती है। वो प्रोसेस बराबर नहीं होता है, उसकी वजह से खून का बहाव ज़्यादा देर तक होता है। ऐसा जो होता है उसको हीमोफीलिया कहते हैं। तो ये लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है, यानी ये आजन्म रहने वाला है और क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी होने वाली की वजह से होता है, जिसमें लिक्विड वाला ब्लड जो रहता है उसका क्लॉट नहीं बनता है। तो ये होता किस में है? प्रिडोमिनेटली अकर्स इन मेल्स, यानी ये पुरुषों में ज़्यादा दिखेगा, बच्चों में ज़्यादा दिखेगा। फीमेल्स में यानी लड़कियों में नहीं दिखता है। बहुत कम ऐसे पेशेंट्स मिले हैं जिनको लड़कियों को भी है या फिर फीमेल्स में भी है। और अमूमन इसका जो इंसिडेंस है, यानी कि हर 5,000 मेल यानी पुरुष मृत्यु के साथ जन्म के साथ एक पुरुष को ये दिखता है। और ये सभी रीजन में दिखता है, दुनिया में सब जगह पाया जाता है। और इसमें कोई जाति धर्म ऐसे कोई विशेष प्रभाव से प्रभावित है ऐसा कुछ नहीं है, ये सभी लोगों में दिखता है। तो ये क्या होता है हीमोफीलिया, क्यों होता है हीमोफीलिया? तो यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं कि जिसमें नॉर्मल लिखा है और राइट साइड में लिखा है कि हीमोफीलिया। तो अपने यहाँ नॉर्मल जब कोई भी रक्तवाहिनी है या फिर अपनी नस है, उसमें से खून इधर से उधर जाता है ताकि शरीर को खून का पहुंचाने का काम हो सके। जब भी ज़ख़म होता है तो उसमें से अपने को खून का बहाव होता है, जो लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे, इसमें खून का बहाव हो रहा है जो दोनों जगह सेम ही होने वाला है, हीमोफिलिक में या फिर नॉर्मल व्यक्ति में। उसका पहला रिस्पांस बॉडी का रहता है कि वेजोकंस्ट्रिक्शन, यानी जो खून की नस है जहाँ से खून का बहाव हो रहा है वो छोटी हो जाती है, ताकि एक तरह से ये समझेंगे कि कोई पाइप फूटा है तो वहाँ से पानी बह रहा है, तो हम पाइप को दबा देंगे तो वहाँ से पानी कम जाएगा, तो पानी का बहाव कम होगा। उसी तरह से ये रक्त की जो नस रहती है वो छोटी हो जाती है ताकि खून का बहाव कम हो सके। अगली प्रोसेस जो रहती है उसमें प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग बनता है, जिसमें प्लेटलेट्स जो रहते हैं वो रेती जैसे होते हैं, वो एक जगह जमा हो जाते हैं, जो दोनों हीमोफिलिक्स में और नॉर्मल व्यक्ति में सेम प्रकार की प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया जो रहती है वॉन विलेब्रांड डिसीज़ के पेशेंट्स में बराबर से नहीं होती है, इसलिए उनको खून का बहाव होता है जो अमूमतः म्यूकस मेम्ब्रेन्स यानी दांत से या फिर कुछ छोटी चोट लगने की वजह से जो ब्लीडिंग होता है वो उन पेशेंट्स में दिखता है। ये प्रोसेस के बाद जो नेक्स्ट वाला प्रोसेस रहता है, ये प्रोसेस हीमोफिलिक्स में अफेक्टेड रहता है। इसमें सेकेंडरी हीमोस्टेसिस बोलते हैं, जिसमें फिब्रिन बन जाता है। समझो आपने पाइप फूटा है, उस पर रेती डाल दी तो खून का बहाव थोड़ा कम होगा, प्लेटलेट रेती जैसे रहता है। उसके बाद आपको सीमेंट डालना पड़ता है। सीमेंट यानी रहता है फिब्रिन, जो जोड़ के रखे पूरी रेत को और खून का बहाव रुक जाए। ये नॉर्मल है, यहाँ पे ये लाल लाल जो है फिब्रिन डिपॉजिट्स है, और जो येलो ग्रीन ब्लू दिख रहे हैं वो है अपने प्लेटलेट्स। तो उनको बाहर जमा के रखने की वजह से खून का बहाव रुक गया है। लेकिन जो हीमोफिलिक होता है उनमें जो फिब्रिन थ्रेड है वो बनता नहीं है, तो इसलिए खून का बहाव रुकता नहीं है। अगला प्रोसेस रहता है क्लॉट स्टेबिलाइजेशन एंड रिजॉर्प्शन, यानी वो जो क्लॉट रहता है जो छोटा छोटा हो जाता है और खून का बहाव रुक जाता है, और रक्त की वाहिनी जो रहती है, नस रहती है, वो नॉर्मल बन जाती है। हीमोफिलिक में ये प्रोसेस बनता ही नहीं है, क्योंकि पहले ही जो प्रोसेस है, जो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस है, वो अभी उसके ऊपर प्रभाव हो गया है, तो इसलिए ये तीसरा स्टेज में जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। तो जो फिब्रिन थ्रेड है वो बनने का जो प्रोसेस रहता है उसको कोएगुलेशन कास्केड बोलते हैं। जो बॉडी में अपने 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स रहते हैं, उसमें से उनका काम रहता है एक दूसरे को एक्टिवेट करता है, दूसरा तीसरे को एक्टिवेट करता है। वो प्रोसेस बनकर हमारा फिब्रिन बनता है, जो सीमेंट का काम करता है, वो रेत को पकड़ के रखता है और हमारा ब्लीडिंग रुक जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वस्कुलर डैमेज यानी नस को ज़ख़म हो गया है, उसके बाद फैक्टर 7 एक्टिवेट हो गया है, फैक्टर 9 को एक्टिवेट कर दिया,
और फैक्टर 9 एक्टिवेट होने के बाद फैक्टर 8 की मदद से उसने फैक्टर 10 एक्टिवेशन में काम किया है, और जिसके साथ फैक्टर 5 ने मिलके यहाँ पर फिब्रिनोजन का फिब्रिन क्लॉट बनाने में मदद की है। तो ये फैक्टर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके एक्टिवेट होते हैं और फिर अगले फैक्टर को एक्टिवेट करके फिब्रिन बनाने का काम करते हैं। तो इसको हम ग्रुप डांस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स बोलेंगे। अगर एक पार्टनर नहीं है तो ये डांस बराबर नहीं होगा, यानी एक फैक्टर की एक्टिवेशन के लिए ज़रूरत है दूसरे फैक्टर की। अगर एक भी फैक्टर नहीं रहता है तो ये प्रक्रिया होती नहीं है और फिर खून का बहाव रुकता नहीं है। तो फिर अगली प्रक्रिया है कि हीमोफीलिया के प्रकार क्या है। तो डिपेंडिंग अपॉन द डेफिशिएंसी, मतलब कौन से नंबर का फैक्टर नहीं है बॉडी में, उस हिसाब से हीमोफीलिया के प्रकार बनते हैं। हीमोफीलिया ए रहता है जिसमें फैक्टर क्रमांक 8 की कमी रहती है, जो 85% लोगों में दिखता है, जो कॉमन है। और दूसरा जो रहता है हीमोफीलिया बी, इसमें फैक्टर 9 की डिफिशियंसी रहती है। तो ये दोनों में लक्षणों में कुछ फ़र्क नहीं रहता है, लेकिन इलाज जो है वो अलग रहता है। फैक्टर 9 के लिए फैक्टर डिफिशियंसी हीमोफीलिया, फैक्टर बी के लिए हम फैक्टर 9 देंगे, और हीमोफीलिया ए यानी फैक्टर 8 डिफिशियंसी को हम इलाज में फैक्टर 8 देंगे। तो अब ये सीवियरिटी ऑफ हीमोफीलिया जो रहती है, मतलब फैक्टर का लेवल कितना है उसके हिसाब से हम हीमोफीलिया का प्रमाण डिसाइड करते हैं। तो नॉर्मल जो फैक्टर लेवल होता है तो 50 से 150% होता है। अगर वही समझो 5 से 50% में फैक्टर की लेवल है तो हम उसको माइल्ड बोलेंगे, 1 से 5% में है हम उसको मॉडरेट बोलेंगे, और जो लेस दैन 1% है उसको हम सीवियर हीमोफीलिया कहेंगे। तो उसी हिसाब से लक्षण वेरी करते हैं। जो सीवियर रहते हैं उनमें ज़्यादा लक्षण होंगे, और जो माइल्ड रहेंगे उनमें सबसे कम लक्षण रहेंगे, और जो मॉडरेट रहेंगे उनमें थोड़े कम ज़्यादा लक्षण रहेंगे। तो सिम्टम यानी लक्षण क्या रहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत बार फैमिली हिस्ट्री रहती है, और बहुत बार फैमिली हिस्ट्री भी नहीं रहती है, क्योंकि अचानक से जो फैक्टर 8 जो बनाने का काम रहता है, फैक्टर 8 या फैक्टर 9, वो होता है एक्स नाम के अपने क्रोमोज़ोम पे, जीन एक्स क्रोमोज़ोम पे। तो उस पर जो जीन रहते हैं वो फैक्टर 8 और फैक्टर 9 बनाने वाले जीन जो रहते हैं अपने एक्स क्रोमोज़ोम पे रहते हैं। तो बहुत बार ये म्यूटेशन अचानक हो जाता है, उसी वजह से पहले की फैमिली हिस्ट्री भी नहीं होती है और अचानक से हीमोफीलिया आ जाता है। तो लक्षण जो रहते हैं, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग फ्रॉम अम्बिलिकल कॉर्ड। मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके नाभि से बहुत देर तक खून का बहाव होना। दूसरा चीज़ ये रहता है कि ये काले नीले चट्टे आते हैं जब बच्चा रेंगना चालू करता है, थोड़ा सा चलना चालू करता है, गिरता है, थोड़ी सी चोट लगती है तो काला नीला चट्टा आ जाता है इस तरह से। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है उसके दांत आते हैं या दांत गिरने लगते हैं तो उसके दांत से लंबे समय तक खून का बहाव हो सकता है। और आगे चल के हीम आर्थ्रोसिस यानी जो जोड़ें होती है उनमें ब्लीडिंग होता है, तो उसकी वजह से चलने में तकलीफ़ होता है, दर्द होता है, और एक्टिविटी अफेक्ट हो जाती है, परिणाम होता है उसके रोज़ के काम पर, और उसी वजह से कभी कभी जो है वो अपंगत्व आ जाता है जोड़ों में सूजन आकर और जोड़ों को डैमेज होकर। तो ट्रीटमेंट क्या है इसका, तो ट्रीटमेंट है कि सबसे पहले जल्दी से जल्दी हम इसका डायग्नोसिस करें, इसका पता करें, और इसके हिसाब से जल्द से जल्दी इसका ट्रीटमेंट चालू करें। तो मेन चीज़ जैसे मैंने आपको बताया कि जीन अफेक्ट होता है तो जीन थेरेपी करना चाहिए हमको, लेकिन जीन थेरेपी अभी ट्रायल बेसिस में है तो अभी तक आया नहीं है, कोशिश हो रही है। जब ये हो जाएगा तो ये बेस्ट ट्रीटमेंट रहेगा हीमोफीलिया के लिए। तो तब तक के लिए अपने पास है फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी जो फैक्टर की कमी है, फैक्टर 8 हो या फैक्टर 9 हो, वो फैक्टर हम इंजेक्शन के द्वारा पेशेंट को देते हैं, जिससे जो खून का बहाव हो रहा है वो प्रोसेस नॉर्मल हो जाता है। तो फैक्टर कंसनट्रेट्स कहाँ से आता है, तो फैक्टर हम कहाँ से लाएंगे, तो फैक्टर हमारा एक तो प्लाज्मा से, यानी आप जब खून का डोनेशन करते हैं उसमें से जो नॉर्मल व्यक्ति ने ब्लड डोनेट किया है उसमें से हम प्लाज्मा निकालते हैं जिसमें फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं, उसमें से निकाला हुआ फैक्टर यानी फैक्टर डिराइव्ड रहता है, प्लाज्मा डिराइव्ड रहता है। फिर रिकॉम्बिनेंट फैक्टर रहता है जिसमें एक अलग तकनीक से फैक्टर बनाया जाता है। और फिर तीसरा रहता है लॉन्ग एक्टिंग फैक्टर, यानी यही फैक्टर को एक अलग प्रकार करके इसकी जो हाफ लाइफ रहती है, यानी वो नॉर्मली फैक्टर अपना 12 घंटे काम करता है एक बार देने के बाद, तो इसमें उसकी जो काम करने की टाइम है वो बढ़ाई जाती है। तो फैक्टर 8 के बारे में 18 घंटे तक काम करने लगता है, और फैक्टर 9 के बारे में 4 दिन से 7 दिन, और कभी कभी तो 12 दिन तक भी काम करता है।
और दूसरा है कि अगर हमसे वो फैक्टर नहीं मिल रहा है, फैक्टर कंसनट्रेट्स यानी सिर्फ जो फैक्टर की कमी है वही फैक्टर देना। अगर समझो वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इंडिया में मैन्युफैक्चर अभी अभी होने लगा है और बहुत बार उपलब्ध नहीं होता है, अगर और इमरजेंसी सिचुएशन है तो हम उसमें एफएफपी देते हैं या क्रायोप्रेसिपिटेट देते हैं, यानी अपना जो नॉर्मल खून रहता है उसमें से सफ़ेद खून अलग करके जिसमें फैक्टर का प्रमाण ज़्यादा हो वो दिया जाता है। तो नॉन फैक्टर थेरेपी में हम अभी ये नया चालू हुआ है, इसका अभी भी ट्रायल्स चल रहा है। अभी एक ड्रग अप्रूव हुआ है, उसका नाम है एमिसिजुमैब, जो फैक्टर 8 के एंटीबॉडी जैसा काम करता है और वो फैक्टर 8 के जैसे काम करके पेशेंट को खून का रोकने में मदद करता है। फिर उसके नॉन स्पेसिफिक थेरेपी बोलेंगे, ये जो था अभी जैसे मैंने बोला फैक्टर 8 रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी जो स्पेसिफिक है हीमोफीलिया, फैक्टर 8 नहीं है तो फैक्टर 8 दे रहे हैं, फैक्टर 9 की कमी है तो फैक्टर 9 दे रहे हैं। नॉन स्पेसिफिक में आता है कि जो किसी भी पेशेंट में काम कर सके, तो एंटी फिब्रिनोलाइटिस देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फिब्रिन का एक थ्रेड बनता है, वो टूटना नहीं चाहिए, इसके लिए हम जो दवाई देते हैं उसका नाम है ट्रानेक्सामिक एसिड या इप्सिलॉन अमाइनो कैप्रोइक एसिड। लेकिन इसका रोल बहुत कम है सीवियर हीमोफीलिया में या मॉडरेट हीमोफीलिया में, माइल्ड हीमोफीलिया में ये काम आ सकता है। तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट में आता है एनाल्जेसिक जो दर्द की दवाई है, कैल्शियम सप्लीमेंट जो हड्डी को मजबूत रखे, विटामिन डी सप्लीमेंट जो हड्डी को मजबूत रखे, और सबसे ज़रूरी है ऑक्यूपेशनल और फिजियोथेरेपी, यानी पेशेंट को प्रॉपर एक्सरसाइज करना है, उसको अपना ख्याल रखना है, और वो जब तक एक्सरसाइज करेंगे अपने मसल्स को, अपने स्नायु को मजबूत रखेंगे, जोड़ों में ताकत रहेगी, तो उतना ही ब्लीडिंग का असर कम होगा और पेशेंट हेल्दी एक्टिव लाइफ जी पाएगा। अगर वो एक्टिव हेल्दी लाइफ जीते हैं तो वो अपने देश को प्रगत बनाने के लिए योगदान दे सकते हैं, और हमारा हेतु, हमारा ध्येय यही होना चाहिए कि एक एक्टिव लाइफ जी सके व्यक्ति और अपने देश के प्रगति के लिए योगदान दे सके। साइको सोशल सपोर्ट बहुत बार पेशेंट्स को मानसिक तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए सपोर्ट होता है, वो साइको सोशल, यानी जो उसको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है, डिप्रेशन आता है, मानसिक तकलीफ होती है, जूझना अलग बात है, तो उसके लिए जो सपोर्ट रहता है वो साइको सोशल सपोर्ट रहता है। तो अभी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, इसकी वजह से तकलीफ़ें क्या होती है, तो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग रहती है वो बहुत बार अफेक्ट हो जाती है, यानी बहुत बार जॉइंट्स में ब्लीडिंग होता है, जोड़ों में सूजन आती है, उसकी वजह से दर्द रहता है, व्यक्ति घूम नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, तो उसकी वजह से जो रोज़ के काम रहते हैं कि नहाने का हो, कपड़ा पहनना हो, इधर उधर घूमना हो, वो काम भी वो नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से जो रहता है एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग अफेक्ट होता है। और अगर ये घर के खुद के काम जब जोड़ों में सूजन आए उस टाइम पे नहीं कर पा रहा है तो ऑफ कोर्स उसका अब्सेंटिज़म होगा, वो अपने स्कूल नहीं जा पाएगा तो उसकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, अपने काम पे नहीं जा पाएगा तो उनके रोज़गार पे असर हो जाएगा, और अगर समझो कहीं बाहर नहीं जा पा रहा है, खेल नहीं पा रहा है, तो उसके जो सामाजिक व्यवहार है उस पर परिणाम होगा, उसकी जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पर परिणाम होगा। और जब ये मॉर्बिडिटी यानी है, ये बार बार जब जॉइंट्स में ब्लीड होता है, जोड़ों में सूजन आती है, उसकी वजह से जोड़ों में खराबी आती है, स्नायु अकड़ जाते हैं, फिर उसकी वजह से बच्चा चल नहीं पाता है, अपंगत्व आ जाता है, विकलांगता आ जाती है, उसके लिए ऑपरेशंस लगते हैं, बहुत दर्द होता है, और उसकी वजह से और ही पेशेंट को खुद का काम नहीं कर पाता है, और ये सब मानसिक रूप से बहुत परेशान करता है, और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है यानी अपना आर्थिक जो काम रहता है वो पूरा इसमें ख़राब हो जाता है। फिर आगे चीज़ रहती है कि बार बार ब्लीडिंग्स की वजह से पेशेंट ऐसे सोचता है कि यार मैं तो मेरे घर वालों पर बोझ हूँ, मेरी सोसाइटी पर बोझ हूँ, इनको डिप्रेशन आता है, और अच्छे से नहीं प्रगति कर पाते हैं, जो करना चाहिए उनका पोटेंशियल रहता है वो नहीं कर पाते हैं, एडीएचडी वगैरह जैसे भी चीज़ें इनमें दिखती है। फिर जो फैमिली रहती है वो भी पूरी तरह से अफेक्ट होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक व्यक्ति अफेक्ट होती है, कोई भी बीमारी होती है तो उसमें पूरा फैमिली जो रहता है वो उस पर परिणाम होता है। निगलेक्ट, कुछ कुछ फैमिली जो रहती है फिर ऐसे पेशेंट को निगलेक्ट कर देती है, उस पर ध्यान नहीं देती है, उसको छोड़ देती है, या फिर कुछ ऐसे पेरेंट्स रहते हैं जो पालक रहते हैं वो ऐसे करते हैं कि वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है, वो बच्चे को घर में ही रखेंगे, उसे घर के बाहर नहीं जाने देंगे, इवन वो उसको पढ़ाई करने के लिए स्कूल भी नहीं भेजते हैं। और फिर कभी कभी फिर सिबलिंग इश्यूज़ होते हैं, जब निगलेक्ट होता है या फिर जो ओवर प्रोटेक्टिव रहते हैं तो जो अच्छा वाला सिबलिंग रहता है, अच्छा वाला भाई बहन रहता है, उसके ऊपर ध्यान कम रह के हीमोफिलिक पे ज़्यादा ध्यान जाता है, तो उसकी वजह से फिर
जो भाई बहन रहता है उनको भी ऐसा लगता है कि यार इसको बीमारी है, इसको बहुत ध्यान दे रहे हैं, मुझ पे ध्यान नहीं दे रहे, तो वो सब चीज़ें एक पूरे फैमिली में परिणाम करती है। और अगर दुर्भाग्यता से सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता है कभी कुछ सीरियस चीज़ों में, तो पेशेंट का मृत्यु भी हो सकता है। तो हम जानते हैं कि फैक्ट्स एंड मिथ्स क्या है, कि हीमोफीलिया एक नॉन कंटेजियस डिसीज़ है, मतलब ये एक से दूसरे व्यक्ति को होता नहीं है। तो हीमोफिलिक कोई है तो उसके साथ भेदभाव ना करे, वो आपके जैसा ही एक व्यक्ति है जिसको एक अलग बीमारी है, लेकिन वो आपको होने नहीं वाली है उससे। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत में आज 1 लाख से ज़्यादा हीमोफीलिया के रुग्ण होने का अनुमान है, फिर भी हमारे पास सिर्फ 15,000 डायग्नोज्ड हीमोफिलिक्स है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि मतलब हमारे पास 85,000 से ज़्यादा पेशेंट्स को हीमोफीलिया का ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि हाँ उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें हीमोफीलिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जल्दी से अर्ली डायग्नोसिस एंड राइट ट्रीटमेंट एट राइट टाइम इज़ द की। यानी हमें जल्द से जल्द जानना है कि हीमोफीलिया है किसी को, और उसका सही वक्त पे, यानी एकदम बचपन में ही अगर हम इलाज चालू करते हैं तो वो व्यक्ति एकदम एक्टिव और नॉर्मल लाइफ जी सकता है। नॉर्मल यानी एकदम ही एक्टिव, और अपना जो पूरा उसका काम है, उसका कर्तव्य है, वो पूरी तरह से कर पाता है। जो कर्तव्य उसका अपने प्रति है, अपने कुटुंब के प्रति है, अपनी फैमिली के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति है, वो निभा सकता है अगर हम उसका जल्द से इलाज चालू करें और सही इलाज करें तो ये कोई गॉड्स पनिशमेंट नहीं है, किसी भगवान ने आपको दिया हुआ श्राप नहीं है। एक विज्ञान ने इसके ऊपर बहुत सारा अभ्यास किया है, उसके बाद पता चला है कि अलग बीमारी है और इसका इलाज है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी बाबा के पास जाएंगे, कहीं और जाएंगे तो इससे इलाज होगा। उसके शर्म ना लीजिए और सही हॉस्पिटल में जाके सही तरीके से इलाज कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है कि रेगुलर एक्सरसाइज यानी कसरत करना है। प्रोफाइलैक्सिस यानी जो फैक्टर, जैसे मैंने बताया कि जो हम फैक्टर 8 देते हैं, फैक्टर 9 देते हैं, वो हम प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे देते हैं ब्लीडिंग वगैरह होने के पहले, हफ्ते में 2 या 3 बार देते हैं। और ये सबसे बेस्ट इलाज आज की घड़ी में है हीमोफीलिया के लिए। और अगर समझो प्रोफाइलैक्सिस है या फिर भी ब्लीडिंग हो गया, प्रोफाइलैक्सिस नहीं है फिर भी जोड़ों में सूजन आ गया, कहीं और खून का बहाव हुआ, तो वक्त रहते ही अगर फैक्टर मिल जाते हैं तो हम जान बचा सकते हैं व्यक्ति की, और साथ में साथ उसको जो परेशानी होने वाली है उससे भी बता सकते हैं। तो हीमोफीलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था है जो हीमोफिलिक लोगों ने मिलकर बनाई है, उनके राइट्स के लिए और एक दूसरे को हेल्प होने के लिए। तो इस संस्था ने बहुत सारा काम किया है। पहले फैक्टर नहीं मिलता था, आज गवर्नमेंट की तरफ से फैक्टर मिलता है। एजुकेशन के लिए मदद की जाती है, पेशेंट्स को गाइडेंस किया जाता है, और ये हम हीमोफिलिक्स ने बनाई हुई संस्था है जो हम लोगों को मदद करती है। तो हमारा एक ही विज़न है, हीमोफीलिया विदाउट डिसेबिलिटी चिल्ड्रन फ्री ऑफ पेन। ये हमने पहले बनाया हुआ विज़न है कि इसमें हम चाहते हैं कि किसी हीमोफिलिक को विकलांगता ना हो, और जो हमारे बच्चे हैं हीमोफिलिक बच्चे, आगे की जनरेशन है, उनको जो दर्द हमने सहा है वो उनको ना मिले। तो इसके आगे चल के तो मैं यह कहूँगा कि हमको ऐसी लाइफ जीनी है जब हम एक्टिव लाइफ हो। अब हमको विकलांगता से नहीं डरना है, हमें दर्द से नहीं डरना है, हमें अब जो चीज़ें हम नहीं कर पा रहे थे इतने दिन तक वो करनी है। और ये है हमारे हीमोफिलिक हीरोज़, ये है हमारा यूथ ग्रुप हीमोफीलिया सोसाइटी मुंबई का। हमने जो बताया है वो इतना डरावना नहीं है। हीमोफीलिया अगर सही इलाज मिलता है, सही टाइम पे मिलता है, तो एक्टिव और हेल्दी लाइफ जीते हैं। ये देख लीजिए कितने खुश लोग हैं हमारे, सब अलग अलग जगह पे काम करते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, और ये ग्रुप है वो एक दूसरे को मदद करता है, कुछ तकलीफ़ होती है तो एक दूसरे को मदद करता है। ये है हमारे हीरोज़। हर्षल काले जो इंजीनियर है, यूथ के लीडर है, बहुत सारे लोगों पेशेंट्स को मदद की है इन्होंने। मिस्टर बालश्रीराम गाड़वे कस्टम ऑफिसर है, खुद उनको पोलियो हो रहा है और उसके साथ गवर्नमेंट से बात करके उन्होंने महाराष्ट्र में फैक्टर फ्री करने के लिए बहुत मदद की है। मिस्टर मुकेश गरोडिया जो HFI, जिसको मैं तो बताया आपने, हीमोफीलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसका अध्यक्ष है, और ये पेशेंट्स को हर टाइम मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। खुद हीमोफिलिक है और हीमोफिलिक्स को लीड कर रहे हैं, हीमोफिलिक्स के लिए फ़ाइट कर रहे हैं और उनको मदद कर रहे हैं। मिस्टर अमित खुआ ये कॉमेडियन सेलिब्रिटी है। योगी परमार एंटरप्रेन्योर है, यूथ लीडर है गुजरात में। धनमणि ये उड़ीसा से है और ये यूथ लीडर है, और ये सब पेशेंट्स को हेल्प कर रहे हैं, खुद जूझते हैं हीमोफीलिया से और लोगों को मदद कर रहे हैं।
ये हमारे पीयूष भाई है जो लेफ्ट में दिख रहे हैं आपको, इन्होंने बीसीए किया है, पीडब्ल्यूएच है और बहुत सारे सोसाइटी में एक्टिव मेंबर है। डॉक्टर उत्कर्ष दांतों के डॉक्टर है, एमडीएस किया है, एमडीएस जल्दी नहीं मिलता है सीट और भाई ने हमारे एमडीएस किया है। शिव जीरोत्रा चेस प्लेयर है, यूथ लीडर है, लोकेश फोटोग्राफर है, अंकित चार्ट एंड अकाउंट है। तो हमारे हीरोज़ जो है वो हर काम कर सकते हैं। आप सही टाइम पे सही मदद करेंगे तो हीमोफिलिक अच्छे से नॉर्मल लाइफ जी पाता है, एक्टिव लाइफ जी पाता है। बस यही बात है दोस्तों, हीमोफीलिया समझ में आए, हीमोफिलिक कोई मिले तो हमको कांटेक्ट करे और जितना हो सके सही टाइम पे अगर हम इसका डायग्नोसिस करते हैं और सही टाइम पे इलाज करते हैं तो एक्टिव लाइफ जी सकते हैं।